आज हम लोग जो है अपना पैथो का टॉपिक इन्फ्लामेशन पढ़ेंगे, जो कि बहुत क्लिनिकली रेलेवेंट टॉपिक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इस पर फोकस करें। तो अगर हम बात करें इन्फ्लामेशन की, तो इन्फ्लामेशन क्या होता है, हाउ डू यू डिफाइन इन्फ्लामेशन। तो सबसे पहली चीज जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं इट इज अ कॉम्प्लेक्स लोकल रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या है? एक तो ये काफी कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स है, ये जो है बहुत सारे अलग अलग लेवल्स पे एक साथ साइमल्टेनियसली चलता है। बहुत सारे वास्कुलर चेंजेस होंगे, ल्यूकोसाइटिक चेंजेस होंगे, एक्टिवेशन होगा ल्यूकोसाइट्स का, जो हम बहुत कुछ आगे पढ़ेंगे। बट ये एक काफी कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स है जो कि एक स्पेसिफिक टिश्यू या एक स्पेसिफिक साइट पे होता है जहां पे हमारी इंजरी हुई होती है। ठीक है, तो ये जो है इट इज अ कॉम्प्लेक्स लोकलाइज्ड रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग वास्कुलराइज्ड टिश्यू। तो दो और रिक्वायरमेंट्स आ गई हमारी डेफिनेशन में कि फर्स्टली द टिश्यू शुड बी लिविंग। तो ऐसे कोई नेक्रोज्ड अगर कोई टिश्यू है विच इज डेड, तो उसमें हमें इन्फ्लेमेशन नहीं ऑब्जर्व होगा। एंड सेकेंडली द टिश्यू शुड बी वेल वैस्कुलराइज्ड। अगर वो वैस्कुलराइज्ड नहीं है तो हमारे जो आगे का पूरे सारे प्रोसेसेस हैं, ब्लड वेसल्स का डायलिटेशन और हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, वो सब नहीं हो पाएगा। तो इट नीड्स टू बी लिविंग एंड इट नीड्स टू बी वैस्कुलराइज्ड, and the response occurs in a tissue which has suffered from injury. Now this injury can be of both causes. ये infectious cause से भी हो सकती है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से सेल डैमेज हो और उसमें भी हमारा इन्फ्लेमेशन होगा, एंड इट कैन बी ऑल्सो ड्यू टू अदर मैकेनिकल कॉजेज सच एज बर्न्स, सच एज ट्रॉमा। तो ये हमारी एक प्राइमरी डेफिनेशन होती है इन्फ्लेमेशन की। तो इसके बाद हम सबसे पहले एक जनरल सा मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं इन्फ्लेमेशन का। इस मैकेनिज्म में जो भी स्टेप्स हैं उनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे अलग अलग लेक्चर्स में, बट एक जनरल स्टेप देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे जो भी टिश्यू है उसके अंदर इन्फेक्शन होगा या फिर इंजरी होगी। अब ये जो इंजर्ड साइट है, सबसे पहले तो हमारी बॉडी को ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि जो साइट है इंजरी की वो कहाँ है, और जो हमारी इंजरी हुई है वो किस कॉज से हुई है। क्या वो फिजिकली या ट्रॉमेटिक है, या फिर वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई है। तो उस हिसाब से वो आगे के फंक्शन अपने जो है ऑल्टर करेगी। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है ये होता है रिकॉग्निशन ऑफ ऑफेंडिंग एजेंट्स, विच इज अ रिसेप्टर बेस्ड सिस्टम। रिसेप्टर बेस्ड सिस्टम, हमारे सेल मेम्ब्रेन पे कुछ अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, या फिर हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और ये बताते हैं कि ये टिश्यू ठीक नहीं है। और साथ साथ ही थ्रू द एंटीजन ऑफ द ऑफेंडिंग एजेंट वो अपने ऑफेंडिंग एजेंट को भी रिकॉग्नाइज करते हैं। जब हमारा टिश्यू रिकॉग्नाइज हो गया तो उसके बाद हमारी बॉडी का नेक्स्ट स्टेप होता है इमाइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड एस्केप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो जब हमें पता चल गया है कि हमारी कहां पे इंजरी हुई है और कौन सा ऑफेंडिंग एजेंट है, तो हमारी बॉडी उसको एलिमिनेट करने के लिए अपनी ल्यूकोसाइट्स को उस टिश्यू के साइड ले जाने की कोशिश करती है। इसके लिए हम बहुत सारे वास्कुलर चेंजेस पढ़ेंगे, उसमें से एक होता है वेसोडाइलेटेशन, which is primarily to increase the blood flow and decrease the speed of blood flowing। ठीक है, तो हमारी ब्लड की वॉल्यूम अगर ज्यादा जाएगी और हमारे ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है हमारा जो टिश्यू है जो डैमेज्ड है वहां पे हमारी ल्यूकोसाइट्स ज्यादा टाइम तक रहेंगी और अपना इफेक्ट दिखा पाएंगी। ठीक है, और इसके लिए उसे ब्लड वेसल से निकल के जो है हमारे इंजर्ड टिश्यू पे जाना पड़ेगा। तो ये सब भी जो है इसी स्टेप में कवर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी ल्यूकोसाइट्स हैं और प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो सबसे पहले ब्लड वेसल से बाहर निकल के एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स में जाते हैं। उसके बाद वो कुछ कीमो अट्रैक्टेंट केमिकल्स के हेल्प से जो है अपने इंजर्ड टिश्यू की साइट तक पहुंच पाते हैं। और वो पहुंचने के बाद उनका जो स्टेप आता है वो होता है टू एलिमिनेट द ऑफेंडिंग सब्सटेंस। ल्यूकोसाइट्स अपने फैगोसिटिक एक्शन के थ्रू जो है अब हमारे इंजर्ड टिश्यू में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उन्हें मारती हैं, और साथ साथ जो डैमेज्ड या डेड सेल्स हैं उनको डाइजेस्ट करके एक्सक्रीटेबल प्रोडक्ट्स में तोड़ देती हैं, जो कि रीयूज भी हो सकता है या फिर हमारी किडनीज के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट भी हो सकते हैं। और जब हमारा ये प्रोसेस हो जाता है तो हमारी डेड सेल्स जो हैं वो रिमूव हो जाती हैं और हमारे माइक्रोब्स जो है वो भी मार दिए जाते हैं। तो जब हमारा अब बेसिकली इन्फ्लेमेशन जो है अब हमारा खत्म करने का टाइम आ गया है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन का पर्पस ही ये था कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो भी ऑफेंडिंग एजेंट है हमारा उसको एलिमिनेट करे। वो हमारा एलिमिनेट हो गया है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि कंट्रोल करेंगे और उसके बाद टर्मिनेट करेंगे इन्फ्लेमेशन को।
कि हमारे जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स इतने सारे आ रहे हैं, ल्यूकोसाइट इतने सारे आ गए हैं, इनमें से जो अनयूज्ड है या पीछे से ना आए, इसलिए हम इस प्रोसेस को स्टॉप करेंगे कि ये रिकवर करके एक नॉर्मल हेल्दी टिश्यू वापस से बन पाए। ठीक है, तो लास्ट स्टेप जो हमारा होगा वो होगा रिपेयर ऑफ द डैमेज्ड सेल्स। ठीक है, तो अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारे बेसिक कार्डिनल 4 साइंस होते हैं इन्फ्लेमेशन के और उन 4 साइंस में के थ्रू हम किसी भी टिश्यू को पेरिफेरली विदाउट मच एग्जामिनेशन ये बता सकते हैं कि इस टिश्यू में इन्फ्लेमेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसमें सबसे पहला साइन जो होता है वो होता है रूबोर, विच बेसिकली मीन्स रेडनेस। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा अगर कहीं पे भी कोई इन्फ्लेमेशन होता है पेरिफेरल, खासकर ट्रॉमा के केसेस में, अगर आपका किसी का पैर टूट जाता है तो वहां पर बहुत रेडनेस दिख जाती है, विच वी कैन सी इन दिस डायग्राम। बहुत क्लियरली रेडनेस दिख रही है हमें। अभी रेडनेस क्यों है? इस रेडनेस का मैकेनिज्म इज इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन इज वेसोडाइलेटेशन, जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो जो है हमारे इंजर्ड पार्ट की तरफ बढ़ जाता है। एंड दिस इज अगेन बिकॉज हमारे ब्लड जो है ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोसाइड्स को मोबिलाइज करके हमारे इंजर्ड टिश्यू पे लेके जाना चाहता है। तो उसके लिए हमारा जो है रूबोर हम अपने एक्चुअल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और ये फिजिकली ऑब्जर्व सबसे ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ पेरिफेरल जो कैपिलरीज होती हैं उनके डायलेटेशन की वजह से। तो जब वहां पे जो है बिल्कुल ऊपर हमारे स्किन के जस्ट अंडर जब कैपिलरीज में ब्लड बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसका कलर हमें बाहर से भी दिख जाता है, एंड दैट इज द कॉज ऑफ रेडनेस। सेकेंड जो हमारा होता है वो होता है कैलोर, विच इज बेसिकली हीटिंग। नाउ अगेन इसका भी मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, इट इज ऑल्सो ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो। बट ऑब्वियसली जब हमारा ब्लड आएगा किसी टिश्यू में जाके वो इकट्ठा होगा तो हमारे ब्लड का टेम्परेचर इज जनरली हायर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर, और हमारे बॉडी के जहां पे इंजरी नहीं हुई है वहां से तो टेम्परेचर ज्यादा हो गई, तो इसलिए विल ऑब्जर्व अ रिलेटिव हीटिंग कंपेयर टू अदर नॉर्मल बॉडी पार्ट्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ब्लड फ्लो। हम थर्ड चीज जो नोटिस करेंगे इट विल बी ट्यूमर। नाउ ट्यूमर का मतलब होता है एडेमा या स्वेलिंग। कहीं पे भी आपको सूजन महसूस हुई है ना, अगर आपके बहुत ज्यादा चोट लगी हो या फिर कोई माइक्रोबियल इंजरी भी हो, उसके केस में भी होता है, तो वहां पे एक स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन होता है कि हमारी वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। हमारी ब्लड वेसल है, लेट्स अज्यूम कि ये हमारी एक ब्लड वेसल है, इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या होता है कि हमारी वेसल्स जो है उनकी परमिबिलिटी बढ़ जाती है, और ये परमिबिलिटी कैसे बढ़ती है कि जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं वो अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारी सेल्स का जो साइज है वो रिलेटिवली डिक्रीज हो गया है, और उसकी वजह से बीच में वेसल के गैप्स बन गए हैं, और इन गैप्स के थ्रू हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स और हमारे ल्यूकोसाइड्स जो है वेसल से पास ऑन होके एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में इकट्ठे हो जाती हैं। अब जो ये फ्लूइड होता है हमारा, इट इज वेरी प्रोटीन रिच, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स का जो साइज होता है इट इज रिलेटिवली स्मॉल, तो वो जो है वो ऊज आउट करके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में चले जाते हैं, और अपने साथ साथ जो है वो बहुत सारे वाटर को भी ले आते हैं। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन और वाटर मिक्स होके अपने आप में जो है एक स्वेलिंग बना लेता है, क्योंकि वो इकट्ठा होगा एक टिश्यू में जहां पे उसको इतना इकट्ठा होना नहीं चाहिए था। तो जाहिर सी बात है अगर किसी कम जगह में आप बहुत ज्यादा पानी भर देंगे और उसके बाद थोड़ा सा प्रोटीन भी आ जाएगा तो वो जो है स्वेलिंग बना देगा। एंड ये जो है अपने आप ही एक रिकरिंग रिएक्शन है, बिकॉज प्रोटीन हमारा अगर जो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जाएंगे तो हमारा कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा, तो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एज ए रिजल्ट इम्बैलेंस हो जाएगा और ज्यादा फ्लूइड को पुश आउट करेगा। तो इसलिए जनरली अगर हम नोटिस करते हैं तो अनट्रीटेड केसेस में स्वेलिंग हमेशा बढ़ती जाती है। उसके बाद हमारा हो जाता है फोर्थ पैरामीटर विच इज नोन एज डोलोर। डोलोर को हम बोलते हैं, डोलोर इज पेन। कहीं भी अगर आपके चोट लगी है, कहीं भी आपके इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो देयर विल ऑलमोस्ट ऑलवेज बी पेन ऑब्जर्व, और ये पेन जो है हमारे दो स्पेसिफिक केमिकल मीडिएटर्स की वजह से होता है मोस्टली। अब केमिकल मीडिएटर्स क्या होते हैं? Chemical mediators are nothing, they are just chemical compounds which mediate a process. Chemical compounds which help in a process.
और पेन के केस में अगर हम देखें तो ये केमिकल कंपाउंड्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं और काइनिन्स होते हैं। ये जो है हमारे पेन रिसेप्शन को फैसिलिटेट करते हैं। उसके बाद हम फाइनली अपना देख लेते हैं कि हमारे इन्फ्लामेशन के टाइप्स क्या होते हैं। हम इन्फ्लामेशन को जनरली एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में डिवाइड करते हैं, और हम ये भी नोटिस करते हैं कि जनरली कोई भी इन्फ्लामेशन एक्यूट रहता है एंड अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अगर हमारी बॉडी उस इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट फाइट ऑफ कर पा रही है तो वो क्रॉनिक नहीं बनता है। लेकिन अगर हमारा माइक्रोबियल ओवरलोड या हमारी इंजरी बहुत ज्यादा लेवल की है और वो हमारी रिकवर नहीं हो पा रही, बहुत सीवियर है, तो उस केस में हम नोटिस करते हैं कि वो इन्फ्लामेशन आगे जाके क्रॉनिक बन जाता है। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन हमारा सबसे पहले दिखता है। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन इज वेरी रैपिड इन ऑनसेट। सबसे पहला अगर कहीं पे इन्फ्लामेशन हुआ है और उसको हम कैटेगराइज करेंगे तो हम उसको रैपिड इन ऑनसेट बोलेंगे। ऑनसेट का मतलब है कि कितनी देर बाद हमारा जो ये रिएक्शन है वो शुरू हुआ, एंड इट जनरली टेक्स बिटवीन मिनट्स एंड आवर्स। ठीक है। तो और जब जहां पे हम क्रॉनिक की बात करें तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो है हमारा वो एक्यूट इन्फ्लामेशन के बाद होता है। इट फॉलोज एक्यूट इन्फ्लामेशन और साथ साथ इट इज स्लो इन ऑनसेट। इट जनरली अकर्स आफ्टर डेज। जब काफी टाइम तक एक्यूट इन्फ्लामेशन परसिस्ट कर जाता है उसके बाद हम क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हमें दिखता है। तो जैसे एक्यूट इन्फ्लामेशन बहुत जल्दी आता है उतनी जल्दी एक्यूट इन्फ्लामेशन हमारा चले भी जाता है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हमारा जो है थोड़ा टाइम बाद आता है, 1 से 2 दिन लेता है, लेकिन वो परसिस्ट करता है बहुत टाइम तक अंटिल या तो हमारी जो कॉज है वो रिकवर कर जाए या फिर हमारा टिश्यू ही डेड हो जाए, तब तक हमारा क्रॉनिक इन्फ्लामेशन फिर उस टिश्यू में परसिस्ट करता है। उसके बाद हम जो प्रीडोमिनेंट सेल टाइप देखते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन में, इट इज न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का कंसंट्रेशन अगर हम ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा होता है हमारे ब्लड के अंदर, अराउंड 40 to 60%। तो जाहिर सी बात है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो नॉर्मली हर टिश्यू के आसपास बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, तो काफी पास होते हैं। तो अगर इन्फ्लामेशन होता है तो सबसे पहली सेल्स जो एक्टिवेट होती है और रिएक्ट होती है वो न्यूट्रोफिल्स हो जाती है हमारी। यहीं पे अगर हम लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस की बात करें तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी मच लोअर देन हमारे न्यूट्रोफिल्स की कॉन्सेंट्रेशन, और उनका एक्टिवेशन टाइम भी ज्यादा होता है। तो दे टेक मोर टाइम टू एक्टिवेट एंड वो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के केसेस में देखी जाती है। बट द थिंग इज कि न्यूट्रोफिल्स का लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। तो आफ्टर 1 or 2 डेज अगर हम नोटिस करते हैं अगर हम किसी इन्फ्लामेशन के अंदर से जो उसका एक्सीवेट है उसको निकाल के चेक करते हैं तो न्यूट्रोफिल्स हमारी जो है डिसअपियर आउट होने लगती है, क्योंकि उनका जो टाइम है वो पूरा हो जाता है। वेराज हमारे लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस का जो है वो रहती हैं और वो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम एक्सिडेटेड फ्लूइड के देखें तो एक्यूट इन्फ्लामेशन के केस में, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन बहुत रिसेंटली हुई है, हम ये देखते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन्स और न्यूट्रोफिल्स ही प्राइमरीली दिखते हैं हमें, बाकी कोई इन्फ्लामेटरी मीडिएट्स नहीं दिखते हैं। बहुत कम टाइम हुआ है, 24 से 48 घंटे में होती है और सिर्फ हमें एक क्लीन सा एडेमा वाला फ्लूइड दिखेगा। यहाँ पे अगर हम क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की बात करें तो ये इन्फ्लामेशन हम क्या पता दिनों तक परसिस्ट कर रहा हो, क्या पता महीनों बाद हम देखें। तो इसके साथ और भी बहुत सारी ग्रोथ हो जाती है। सबसे पहली बात तो हमें इन्फ्लामेटरी सेल्स दिखेंगी ही, जो हमारी इन्फ्लामेटरी सेल्स हमें एक्यूट इन्फ्लामेशन में दिख रही हैं वो तो नहीं दिखेंगी, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन्स और लिम्फोसाइट्स हमें दिखेंगी। और उसके साथ साथ हम एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे जो कि है प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसको हम एंजियोजेनेसिस भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा इन्फ्लेम्ड टिश्यू है, जो हमारा अफेक्टेड टिश्यू है, उसके आसपास नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और जो हमारी पहले की भी कैपिलरीज होंगी वो बोल्स्टर हो जाएंगी और उनका साइज जो है, उनका कैलिबर इंक्रीज हो जाएगा। व्हाई डज दिस अगर? बिकॉज हमारी बॉडी फाइट ऑफ करने के ट्राई कर रही है इन्फ्लामेशन को, तो पहले नॉर्मल वेसल्स से अपने सप्लाई करके देखती है ल्यूकोसाइट्स को और प्लाज्मा प्रोटीन्स को, लेकिन जब वो बहुत नहीं होता है तो वो अपनी ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए ट्राई करती है कि मैं और ज्यादा हमारी ब्लड वेसल्स बने, और जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनमें से मैक्सिमली जितना ब्लड पंप हो सके वो पंप करे। इसीलिए प्रोलिफरेशन होता है ब्लड वेसल्स का। साथ ही साथ क्योंकि इंफ्लेमेटरी सेल्स चाहे टिश्यू को पूरा जो है क्लीन ऑफ नहीं कर पा रही है, माइक्रोब्स को पूरा खत्म नहीं कर पा रही है, बट दे आर स्टिल डैमेजिंग द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के आसपास टिश्यू है तो कॉन्सिक्वेंटली हमारे टिश्यूज भी थोड़े डैमेज होंगे, तो वी विल आल्सो सी टिश्यू डिस्ट्रक्शन। ठीक है। और लास्ट चीज जो हम देखेंगे वो देखेंगे फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन, which is primarily important for healing, क्योंकि chronic inflammation again as I said it takes a lot of time, तो when it takes a lot of time साथ साथ हमारा कुछ टिश्यू जो है हील भी करने लगता है एंड उसकी वजह से फाइब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन देखते हैं। इसके आगे का हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाय गाइस।